तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी सच्चाई के बारे में। वो ये है कि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या आपके आसपास पड़ी हुई कोई भी वस्तु हो, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बोले तो एनर्जी का लेवल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपने हिसाब से सेट होते हैं। अभी उसी के बारे में बात करने वाले हम लोग, है ना। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर, और मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन 2 लेक्चर को देखो, तभी ये लेक्चर समझ में आने वाला है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके उसे अच्छे से देखें और नोट्स बना लें। हो सकता है वहां पे आपको स्पीड ज्यादा लगे तो स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो पहले उसे क्लियर कर लीजिए। इसलिए इस लेक्चर में बहुत ज्यादा बड़ा करने वाला नहीं हो, बहुत छोटा सा रहेगा, पर जो इंपॉर्टेंट बात है उसको बात भी कर लेंगे और कुछ सीख भी लेंगे। तो अगले लेक्चर से अपने लेक्चर थोड़े लेंदी आने लगेंगे। रेडी है ना? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए रेडी हैं, और जाके वो लेक्चर देखेंगे भी, दोनों रेडी कर लेंगे, प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लेंगे, तो अगले लेक्चर से हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। खैर, हम लोग बात कर रहे थे ब्रह्मांड की सच्चाई के बारे में। बाकी सब कुछ मोह माया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा। मतलब आपकी बॉडी में या आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, वहां सब जगह पे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, वो एक जैसे ही अलग नहीं कि उनकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन अलग है, मेरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन अलग है, बस उनका सीक्वेंस अलग अलग है। कहीं पैकिंग ज्यादा अच्छी है, कहीं पैकिंग दूर दूर है, बस इतना ऐसा अंतर है, ठीक है ना। और उसी पैकिंग के हिसाब से अणु बन जाते हैं। बोले तो अब आप पीरियोडिक टेबल जानते हो ना, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, तो वही उनकी पैकिंग अलग अलग होती है, बस इतना सा अंतर है उनमें, और कुछ नहीं। क्लियर है? खैर, तो अगर हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु जो होता है आवर्त सारणी में है 118, और किसी भी एटम को, बोले तो परमाणु को, किसी भी अगर एटम को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो उसे हम यक्स से लिखते हैं। ये यक्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कुछ भी हो सकता है। और मैं तो कहूंगा कि आपको 1 से 30 तक एलिमेंट याद रहे तो अच्छा है, बाकी ठीक है, अपने आप याद हो जाता है धीरे धीरे। ट्रिक भी याद करने का वो तो मैं सिखाता ही रहूंगा, लेकिन 1 से 30 तक तो आपको लाइन से याद होना ही चाहिए। खैर, तो अगर मैं एटम को कुछ यक्स से लिखूं, ये यक्स कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जेड, और यहाँ पे लिखते हैं ए। ये जेड क्या है? ये इसका है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। क्या है ये? एटॉमिक नंबर। बोले तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रोटॉनों की संख्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को मैं पी से लिख रहा हूं, ज्यादा लिखना ना पड़े इसलिए, है ना। तो जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब सुनो भाई, हमने अभी अभी बोला कि अगर कोई एटम है, एटम को ऐसे हम फुटबॉल के जैसा बनाते हैं, और फुटबॉल में हमें एक नाभिक होता है छोटा सा, उसकी बात करते हैं। तो ये जो नाभिक है ना, इस नाभिक में 2 लोग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसके किनारे किनारे जो गोला बनाया है मैंने, इस गोले में होता है इलेक्ट्रॉन, जिसमें भाग रहा होता है, लगातार घूम रहा होता है तेजी से, ठीक है। ये सारा फंडा है, और जो अगला लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें हम इसकी बात करेंगे ये कहाँ से आया। लेकिन जरूरी ये है कि आप पहले बेसिक बात जान लो, तब वो और आसानी समझ में आएगा जो अगला लेक्चर आने वाला है। तो मैंने बात की एटम कुछ ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होता है, और भी लेयर होती है। ये एनर्जी का लेयर है, ये जो मैंने लेयर बनाई है ना, ये गोला, ये एनर्जी का लेयर है गोला, और उसी में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। और यहाँ इसे बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। लिख लेना सब कुछ, मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लेना, दैट इज न्यूक्लियस, बोले तो नाभिक। ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये क्या? एनर्जी लेवल, एनर्जी का स्तर, ऊर्जा स्तर कहते हैं इसे। तो यहाँ पे जो जेड लिखा है ना, ये जेड बताता है कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, ठीक है। और ए क्या बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ, बोले तो एटॉमिक मास से कहते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये तो बताता है एटॉमिक मास, या मास नंबर भी बोल सकते हो आप। क्या बोलोगे इसे? मास नंबर। कुछ भी बोला यार, फर्क नहीं पड़ता है, बस बेसिकली देखो, जो भी बोला जा रहा है वो एक अलग चीज है, बोले जाने से ज्यादा जरूरी है कि ए है क्या। तो ए है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल, ये बताता है। और जेड क्या है? केवल और केवल प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कौन बताता है? इलेक्ट्रॉन को इनमें से कोई नहीं बताता है। जब इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज लग जाता है ना, तो वो बताता है इलेक्ट्रॉन को। कहने का मतलब, अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे एक प्लस लगा दूं तो इसका मतलब हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जितना भी इसके पास था उससे एक कम हो गया है। अगर 2 प्लस लगा दूं इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। और अगर एक माइनस लगा दूं,
इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, तो ये फंडा होता है इसका, ठीक है, प्लस माइनस का। तो ये भी लिख लेना, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जिसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है, अगर वो पहले से न्यूट्रल हो तो। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन का मतलब समझो। न्यूट्रल का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट हो जिसके पास जितना प्रोटॉन हो उतना ही इलेक्ट्रॉन हो, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन तो मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब 10 धन और 10 ऋण तो मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक फंडा हो गया। अब हम एक चीज समझ में आ गया कि ये क्या होता है, ए क्या होता है, जेड क्या होता है, हमको समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो जेड नहीं बदलेगा, क्योंकि जेड तो क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकालने पे सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा बस, ए और जेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन निकालने पे ए और जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऐसे रहते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं सुनो भैया, अब हम अगर बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के बारे में बात कर लेते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पहले बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ये जो घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, किलोग्राम में, ठीक है। देखो ना, -31 बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है भाई साहब, है ना। -31 मतलब दशमलव लगाओ और 31 जीरो लिखो, फिर जाके पीछे एक गिनती लिख दो, इतना छोटा, मतलब बहुत छोटा है, अप्रोक्सीमेट जीरो, इसीलिए हमको दिखाई नहीं देता, ये बहुत ज्यादा छोटा है ना। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब इलेक्ट्रॉन का काम हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन हम जान गए, मास और चार्ज। अब बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए दोनों को लगभग मैं बराबर ही लिख रहा हूं। और वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ये होता है। इन दोनों का लगभग आपस में बराबर ही होता है, कोई कम ज्यादा नहीं होता है। खैर, और आगे बढ़ते हैं। और चार्ज, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है, चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे है, बस पॉजिटिव होता है। यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बस ये पॉजिटिव रहेगा। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बोलते तो न्यूट्रल, अब न्यूट्रल है तो उस पर कहाँ चार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं, तो चार्ज आप अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो कितना होता है, 0 होता है भाई साहब। तो ये इतनी बातें आपको परमाणु के बारे में मालूम होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, बोले तो नाभिक में होते हैं, और सेल इसे बोलते हैं, सेल, जिसे एनर्जी लेवल बोल रहा हूँ, ऊर्जा स्तर बोल रहा हूँ। अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें इसको बार बार हम ऊर्जा स्तर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊर्जा स्तर, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है। आप समझ में आती बात, यहाँ तो पूरा फंडा क्लियर हो गया। जेड क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी पता चल गया। तो सोचो ना यार, अब ये इतने छोटे छोटे, तो अगर एक हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन एक ऐसा प्राणी है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, लिख लेना कहीं पे, हाइड्रोजन ही ऐसा प्राणी है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और उसके कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस, और कुछ नहीं। बाकी सबके पास तो न्यूट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा तो एक और बात करूंगा इसके बारे में, ये सब याद कर लेना, स्क्रीन को पोस्ट करो, इसे कॉपी कर लो, फिर याद कर लो। अब सुनो, अगर किसी परमाणु का मास निकालना है आपको, जैसे मैं बोलूं हीलियम का मास निकाल के बताओ, या चलो कार्बन का निकालते हैं, कार्बन का अपने काम आएगा, या चलो पहले हीलियम का निकाल लेते हैं। हीलियम की बात करते हैं, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। तो ये लाइन से याद रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि हीलियम का नंबर आया 2, नंबर 2 आया मतलब ये बताता है उसके पास 2 प्रोटॉन हैं, ठीक है। तो नंबर आया 2, अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का नंबर है 2, तो इसका मतलब उसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, और इसके पास 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब अगर ये हीलियम है तो इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से ये होता है हीलियम, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके बाद कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, पर अभी लिखेंगे नहीं, भी जाने दो। अभी हम समझते हैं कि अगर इसका भार नापना है, अगर इसका वेट नापना है हीलियम का पूरा, तो कैसे लिखेंगे, मास ऑफ हीलियम लिखना होगा। मास ऑफ हीलियम अगर लिखना हो हमें तो कैसे लिखेंगे, सोच के बताओ, सोच के बताओ भाई, 3 ही लोग तो हैं, हमको पता है ब्रह्मांड में और कुछ होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ऊर्जा स्तर के अलावा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वेट कैलकुलेट कर लो, कितने प्रोटॉन, मास ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही निकाल लो, यही टोटल मास हो जाएगा, बात खत्म। आया कि नहीं आया। अगर हीलियम का निकालना है मास तो ये 3 लोग हैं, इन्हीं का मास निकाल लो, कंप्लीट हो जाएगा काम। हाँ, समझ में आया। लेकिन हम जानते हैं, अभी अभी हमने लिखा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। बहुत अंदर की बात चल रही है, बहुत खास बात है, सब जानते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो होता है
सॉरी 9.1 इंटू 10⁻³ kg। देखो 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 ध्यान देखो, यहाँ पे -31 kg है। कितना है? -31 kg। ये 31 है ना, मतलब 31 जीरो के बाद ये संख्या आएगी, और ये 27 जीरो के बाद संख्या आएगी। तो दशमलव के बाद जिसमें जीरो कम होता है ना, वो बड़ी संख्या होती है। और दशमलव जैसे लिख दूं मैं 0.1 ये, और दूसरा लिखूं 0.00001, तो कौन बड़ी है? ये बड़ी है और ये छोटी है। तो इसमें जीरो ज्यादा लगा है तो ये छोटी है, इसमें जीरो कम लगा है तो ये बड़ी है। तो कौन बड़ा हुआ? ये। कितना बड़ा है? 31 और 27, तो 4 जीरो का अंतर दिख रहा है, 3 का तो ही है। 3 जीरो का अंतर मतलब 1000 गुना बड़ी है, और 1000 गुना बड़ी है। सोचो ना यार, 1000 किलो और 1 किलो, तो 1 किलो को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मतलब प्रोटॉन के मास के आगे इलेक्ट्रॉन का मास हम चाहे लिखो चाहे ना लिखो छोड़ भी सकते हो आप। मतलब कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन बहुत 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 बड़ा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो उसे आप क्या कर सकते हो? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जीरो भी मान सकते हो इसके सामने, लेकिन उसके साथ कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली अगर हमको क्या निकालना रहता है, किसी परमाणु का मास निकालना रहता है, जिसे आप बोलते हो मास नंबर, वो निकालना रहता है ना, तो वहां पे हम किसको किसको जोड़ते हैं? सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो अभी आपको याद होगा जब मैंने यक्स लिखा था तो यहाँ पे जेड लिखा था, यहाँ पे ए लिखा था, और ए को मैंने बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये तो बताया था। तो यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसीलिए सिर्फ लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन इसीलिए नहीं लिखा जाता। भाई बता तो रहा है मास ही, लेकिन सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मायने नहीं रखता है ना, वो तो कुछ है ही नहीं उसके सामने, तो उसको लिखो चाहे ना लिखो। खैर, तो हमारा ये पता चल गया ये क्या हो जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर भी होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो 2 दूनी 4 बोल सकते हैं, इसे 4 मास आप प्रोटॉन के बराबर बोल सकते हैं। ये इस तरीके निकल आएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं 4 और यहाँ पे लिखते हैं 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो इसको कॉपी करो, एक और बात कर लेता हूँ, बहुत बेसिक सी बात है। इसे बोलते हैं, इसको नापने की यूनिट, इसको नापने की यूनिट बोलते हैं 1 mu बोलते हैं। समझाता हूँ क्या है, पहले बात इसको मिटा रहा हूँ मैं, समझाऊंगा फिर। अब खास बात करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बेसिक बात है दोस्त, नहीं आता तो प्रॉब्लम होती है। देखो बात करते हैं 1 AMU क्या है। अगर 1 AMU होता है, डिफाइन किया गया है, कार्बन 12 का मास, बोले तो मास ऑफ कार्बन 12 है ना, जो पीरियोडिक टेबल में कार्बन है उसका मास बटे 12, ये होता है 1 AMU। ये 1 AMU की परिभाषा होती है। तो अगर 1 AMU निकालूं तो 1 AMU एक यूनिट है, ये जैसे केजी किलोग्राम लीटर मीटर यूनिट होती है ना, वैसे ये भी एक क्या है? यूनिट है। तो अगर मैं बोलूं कार्बन 12 का मास, तो कार्बन है, तो कार्बन का नंबर होता है 6, मतलब उसके पास 6 प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन, उसके पास 6 न्यूट्रॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बटे 12। हमको पता है इलेक्ट्रॉन लगभग 0 इसके सामने, तो 6 हो जाएंगे 12, क्योंकि इन दोनों का मास आपस में बराबर होता है। अभी भी सिखाया मैंने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो हो जाएंगे 6 12 मास ऑफ प्रोटॉन अपान 12, 12 से 12 कट गया, बचा कितना? मास ऑफ प्रोटॉन। ओहो, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं? 1 AMU बोलते हैं। मतलब 1 AMU इज इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन, बोले तो 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है भाई साहब 27 kg। ठीक है ना दोस्त? तो इस तरीके से 1 AMU क्या होता है वो हमको समझ में आ गया। तो चाहे आप ऐसे याद रखो और चाहे आप याद रख लो, इसी को मास ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। क्लियर है ना? फंडा यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। तो इस तरीके मैंने 1 AMU हो समझा दिया। तो अभी जो मैंने लिखा था मास ऑफ हीलियम, मैंने जो लिखा था वो क्या लिखा था? 4 मास ऑफ प्रोटॉन ना, तो इसे लिख सकते हो 4 AMU, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन को ही तो क्या बोलते हैं? AMU बोलते हैं, तो इसे 4 AMU बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे अगर कार्बन 12 का पूछू तो कार्बन 12 का बोल सकता हूँ 12 AMU। आया कि नहीं आया? कितना आसान है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना चाहिए दोस्त कि एटम को, क्योंकि एटम बहुत छोटा है और उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो उसका वेट बहुत कम है। अब इतने छोटे से मास को कैलकुलेट करना है, तो हर बार ये 10 की घात -31 और 10 की घात -27 लिखने में प्रॉब्लम होगी ना, ये बहुत गंदा सा लगेगा। तो इसलिए उसके लिए बहुत छोटी सी यूनिट बना दी गई। बड़ा सा सामान नापने के लिए आप किलो में नापते हो, ठीक है, लेकिन ये छोटे से सामान को नापने के लिए, जिसे आप एटम बोल रहे हो, सामान्य एटम है, एटम और मॉलिक्यूल जिसे बोल रहे हो आप, उसको अगर वेट करना है कितना है वो, तो उसके लिए कोई यूनिट होनी चाहिए ना छोटी सी। वो यूनिट डिफाइन की गई क्या? AMU। और AMU का मतलब समझ गए ना, वो मास ऑफ प्रोटॉन को ही रेफरेंस मान लिया गया, उसी मास ऑफ प्रोटॉन को ही AMU मान लिया गया, है ना? तो ये याद रहना चाहिए कि AMU क्या है? यूनिट है एटम और मॉलिक्यूल को नापने की, उसका वेट कैलकुलेट करने की। क्लियर है? उसका मास कितना है ये बताने के लिए, एटम और मॉलिक्यूल का मास बताने के लिए इसकी यूनिट क्या होती है? AMU होती है। क्लियर दोस्त?
तो ये बेसिक बेसिक बातें थी जो मैंने कवर कर दी हैं। अब अगले लेक्चर में हम तूफानी करेंगे, वो तगड़ा वाला है ना। तो आपके लिए मैं यही कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, दोनों लेक्चर आप पहले से रेडी रखेंगे तो जो अगला लेक्चर आने वाला बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम फेस करोगे। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आप पहले उनको रेडी कर लो, फिर अगले लेक्चर पे आप फिजिक्स पढ़ो अच्छे से, ठीक है। बाकी काफी कुछ सीखा है, आए हैं तो कुछ सिखा के जा रहे हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।